सो है गाइज, वेलकम अगेन ऑन स्काई एजुकेयर। हमारा बिंदु है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बना के डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। ये आपके आरपीएससी ग्रेड 1 का टॉपिक है और थर्ड ग्रेड का भी टॉपिक है, यानी दोनों का टॉपिक है। आप किसी एक का इसको बिंदु नहीं मान सकते। आपके थर्ड ग्रेड में भी इसको जोड़ दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट में फर्स्ट ग्रेड में तो इसको पहले से ही पढ़ाया जा रहा था। हाँ, नाम इसका थोड़ा सा अलग था फर्स्ट ग्रेड में पहले, अब नाम इसका राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य कर दिया गया है, लेकिन बात वही है, चीज़ें वही पढ़नी है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप एसके कटारिया के द्वारा यानी कि मेरे द्वारा राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। देखिएगा, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य मूल रूप से इसमें हमें पढ़ना क्या है कि अपने राजस्थान का जो मैप है, राजस्थान की जो अपनी सीमाएं हैं, इसमें शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सरकार के द्वारा चलाई जाती है, कौन कौन सी संस्थाएं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य करती हैं, सरकारों का क्या योगदान है और इन संस्थाओं का क्या योगदान है, और वर्तमान में राजस्थान शिक्षा में कहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल रूप से इस वीडियो में हमें स्ट्रक्चर समझना है कि इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है, कि सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय आता है, सचिवालय आता है, उसके बाद निदेशालय आता है, ये किस किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बस इतना समझना है। तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं इतिहास पर कि राजस्थान में प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन काल मीन्स ये नहीं है कि हम वैदिक काल में जा रहे हैं, बहुत पुराने समय में वेदों के अध्ययन के तरफ जाके इसको समझते आएंगे, नहीं। अपनी जो स्कूली शिक्षा है इसका प्रारंभ कैसे हुआ, वहाँ से इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है ना। इसके पहले का आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको आज़ादी के बाद का ही पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ने से पहले हम इसकी एक भूमिका बनाने के लिए 2-3 लाइन देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ज्ञान स्थायी होगा। देखिए, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य पूछा है तो राजस्थान ये नाम जब से इस भूभाग का निकाला गया उसके बाद से ही पूछा जाएगा, पहले से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर लागू थी, आप सभी को पता है। तो उस समय जो जागीरदार थे, जो सामंत थे, या जो अंग्रेजों के बच्चे थे, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है ना। 1876 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा ये पहल की गई। कहाँ पे की गई? अजमेर में। ये बात याद रखना, अजमेर में, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में क्या हुआ? 1943 में, बस आपको इसको एक कहानी की तरह समझना है धीरे धीरे। 1943 में जयपुर की महारानी, जिनका नाम था गायत्री देवी, ठीक है ना, तो गायत्री देवी ने क्या किया? गर्ल्स के लिए पहला पब्लिक स्कूल खोला, ठीक है, जिसका नाम था MGD गर्ल्स स्कूल। ये खोला गया 1943 में, यानी हम 1943 तक की बात कर लिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1947 आता है, और 1947 में जयपुर के सवाई मानसिंह के द्वारा, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह के द्वारा मेडिकल कॉलेज और एक और कॉलेज, जिसको आज आप राजस्थान विश्वविद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। उस समय इसका नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय, ठीक है ना। राजपूताना विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, इनकी स्थापना जयपुर में सवाई मानसिंह के द्वारा की गई। वर्तमान में आप राजपूताना विश्वविद्यालय को ही राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कुछ पॉइंट और समझते हैं। देखिए, राजस्थान में एकीकरण के समय राजस्थान की साक्षरता क्या थी, राजस्थान ने शुरुआत कहाँ से की अपनी स्टडी की? तो उस समय स्थिति बहुत खराब थी। केवल 8.5% लोग ही पढ़े लिखे थे, यानी साक्षरता दर जो है 100 में से 8.5 लोगों की आ रही थी, यानी प्रत्येक 100 व्यक्तियों में 8.5%, मतलब 8 या 9 लोग पढ़े हुए थे। जिसमें महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। केवल 2.66% महिलाएं साक्षर थी। साक्षर का मीनिंग ये नहीं है कि वो वेल एजुकेटेड थे, नहीं, उनको केवल अक्षर ज्ञान था, ठीक है, वो पढ़ सकते थे केवल या लिख सकते थे, इसको साक्षर आप मान सकते हैं यहाँ पर। तो केवल 2.66%
महिलाएं साक्षर थी और पुरुष जो थे वो 13.86% पुरुष साक्षर थे। ओवरऑल इसका जब हम अनुपात निकालते हैं तो 8.5% राजस्थान साक्षर था। किस समय? एकीकरण के समय, यानी कि जब रियासतों का राजस्थान में विलय किया जा रहा था और इस भूभाग का नाम राजस्थान हम निकाले थे, उस समय की बात है। अब देखिए 1950 की बात करते हैं। अब 1950 में क्या किया गया? ये ज़रूरत महसूस की गई कि राजस्थान में अब शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि केवल 13-14% लोग शिक्षित होने से काम नहीं चल सकता। तो शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? बीकानेर में की गई। ये बात याद रखना। अब देखिए, जब थोड़े समय बाद में ये महसूस होने लगा कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों को हम एक साथ जोड़ करके शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से आगे नहीं बढ़ा सकते, गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार हम नहीं कर सकते। तो जब ये महसूस हुआ तो फिर 1997 में इसका विभाजन कर दिया गया, यानी कि दोनों संस्थाओं को अलग अलग कर दिया गया, जिसमें एक बना प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और दूसरा बना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये दो निदेशालय बना दिए गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि जब संविधान बन गया तो शिक्षा को, भाई राजस्थान का कानून ही तो पूरे देश में लागू नहीं होता या पूरे राजस्थान में लागू नहीं होता, इसमें केंद्र सरकार की भी कुछ बातें राजस्थान सरकार को माननी पड़ेगी। तो जब 1950 में शिक्षा जो था वो किसका अंग था? वो मतलब राज्य सूची का अंग था। राज्य सूची मतलब राज्य की सरकारें ही उस पर कार्य करती थी, वही कानून बनाती थी। शिक्षा से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा है ये आपका किसका अंग है? समवर्ती सूची का अंग है। वर्तमान में यानी कि इस समय जो शिक्षा पर कार्य होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर बनाती हैं, इसी को समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शिक्षा में हमें कोई भी निर्णय लेना होगा तो केंद्र सरकार भी इसमें कार्य करेगी और राज्य सरकार भी करेगी। ये दोनों मिलकर काम करती हैं, वो समवर्ती सूची में आता है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं। समवर्ती सूची में इसे कब शामिल किया गया? क्योंकि मैंने ये बताया कि 1950 में ये राज्य सूची का विषय था, तो 1976 से पहले तक, 1976 से पहले तक, या फिर यूं कहें कि 42वें संविधान संशोधन से पहले तक शिक्षा जो है ये किसका था? ये राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन सी सूची में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में अब शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अब देखिए ये समवर्ती सूची में डालने का पॉइंट किसके दिमाग में आया था? तो ये किसके सुझावों से हुआ था? एक्चुअली में आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो एक आयोग था, राधा कृष्णन आयोग। ये पहला आयोग था शिक्षा में स्वतंत्र भारत का। तो राधा कृष्णन आयोग, जिसको आप विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, ये 1948-49 में बना था। इन्होंने सुझाव दिया था कि शिक्षा जो है ये केवल राज्य सरकारों का काम नहीं है। केवल राज्य सरकार इसमें काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिर तो राज्य तो बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में और सब अपने अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो इसे हमें केंद्र सरकार के हाथों में भी देना चाहिए कि वो भी इस पर कुछ न कुछ लगाम रखे और अपने अनुसार राज्यों को भी करने दे और खुद भी उसमें कुछ कार्य करे। तो राधाकृष्णन आयोग ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए। इन्हीं सुझावों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए हमें जो टॉपिक जोड़ा गया है उसमें फर्स्ट ग्रेड में केवल इतना लिख के छोड़ दिया गया कि राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। अब हमें उसमें ये नहीं बताया गया कि कितना क्या क्या पढ़ाना है। तो मूल रूप से हमें सारे ही पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप ये मत सोचो कि इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है। कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। 2 वीडियो में मैं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो होंगे, बहुत ही छोटे छोटे।
है ना, आधे आधे घंटे से भी कम के मान लो, इसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ एजेंसियां होंगी, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जैसे समग्र शिक्षा अभियान, इस प्रकार से, तो उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक्चुअली में राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य कैसा है। सबसे पहले इसमें आता है शिक्षा मंत्रालय, सबसे पहले इसमें आता है शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय ही संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को देखता है। शिक्षा मंत्रालय के मुखिया को हम शिक्षा मंत्री कहते हैं। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य कैसा है। चलिए देखिए, वर्तमान में जो राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए सबसे बड़ा जो मंत्रालय है वो है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला, ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। इसके बाद में इस विभाग के नीचे मूल रूप से दो विभाग आते हैं, एक आता है सचिवालय स्तर, ठीक है, और दूसरा होता है निदेशालय। क्या होता है? निदेशालय। अब ये डायरेक्ट रूप से मंत्री से दोनों विभाग नहीं जुड़े होते, ये निदेशालय जो है ये सचिवालय के नीचे कार्य करता है वैसे तो, और सचिवालय डायरेक्ट रिपोर्ट देता है शिक्षा मंत्री को। देखिए अगली स्लाइड में अच्छे से आपको समझ में आएगा। सचिवालय का जो मुखिया है वो मुख्य सचिव कहलाता है, और निदेशालय का जो मुखिया है वो निदेशक कहलाता है, ठीक है ना। निदेशालय का निदेशक, सचिवालय का सचिव, ठीक है ना। और मुख्य की बात करते हैं तो मुख्य सचिव, और यहाँ पर निदेशक, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम आगे समझते हैं। सचिवालय जो है वो कौन कौन से कार्य देखता है, निदेशालय कौन कौन से कार्य देखता है, एक एक करके समझते हैं। देखिए सचिवालय स्तर जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला, ये शीर्ष प्रशासनिक संस्था है, यानी कि मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री के बाद में वहाँ से जो भी ऑर्डर उनको मिलते हैं ये सारे प्रशासनिक कार्य देखते हैं, निदेशालय से कार्य करवाते हैं। इसके बाद स्कूल शिक्षा से संबंधित जितनी भी शैक्षिक नीतियां होती हैं उनका निर्धारण सचिवालय करता है कि कौन कौन सी नीति का निर्माण करना है, ये सचिवालय देखता है। राजस्थान का सचिवालय जो है वो जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, और इसे सचिवों का घर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, ये मंत्री से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। सचिवालय स्तर जो है ये मंत्री से डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है, यानी कि प्रत्येक एक्टिविटी मंत्री को पता रहती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके आदेश से ही डायरेक्ट ये कार्य होता है। ये डायरेक्ट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, मंत्री इनको रिपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष रूप से मंत्री से जुड़ा हुआ है। कोई भी नीति निर्माण में, कोई नीति निर्धारण करने में सबसे मंत्री से सलाह ली जाती है। इसके जो अधिकारी होते हैं वो सचिव कहलाते हैं, ये याद रखना। और अधिकारी किस लेवल के होते हैं? आईएएस और आरएएस लेवल के होते हैं। ये कुछ बातें आपको सचिवालय स्तर के लिए याद रखनी है कि प्रशासनिक संस्था, शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना, जयपुर में है, सचिवों का घर कहलाता है, मंत्रियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या मंत्री से, और अधिकारी जो है वो सचिव होते हैं। ये अधिकारी जो होते हैं ये आईएएस और आरएएस लेवल के होते हैं। अब हम बात करते हैं निदेशालय स्तर की। देखिए समझिएगा, निदेशालय के भी कुछ कार्य होते हैं। अब ये प्रशासनिक संस्था है तो ये इसकी अधीनस्थ संस्था है। कैसी संस्था है? ये इसकी अधीनस्थ संस्था है, यानी कि ये इसके अधीन कार्य करती है। ये आपके सचिवालय के अधीन कार्य करती है। सचिवालय के बिना ये खुद के निर्णय नहीं ले सकती, अधीनस्थ संस्था है। यानी कि ये समझ लीजिए ये मुखिया है और इस मुखिया के नीचे ये कार्य करती है। इसका दूसरा कार्य क्या है? पहली चीज़ तो ये अधीनस्थ संस्था है। अब इसका कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है? स्कूल शिक्षा से संबंधित नीतियाँ क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण का कार्य करती है। यानी कि यहाँ पर जो नीतियाँ बनती हैं उन नीतियों को ये लागू करता है। ये ज़मीनी स्तर पर ये निदेशालय जो है, ये संस्था जो है, ये लागू करवाती हैं इन नीतियों को। यहाँ नीति बनी, यहाँ लागू हुई, ठीक है। वर्ष 1950 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना की गई।
ये निदेशालय की स्थापनाओं की बात हो रही है, तो सबसे पहला निदेशालय कहाँ पर स्थापित हुआ, कब हुआ, तो वर्ष 1950 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर की स्थापना हुई। ये एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर मंत्री प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके जो अधिकारी होते हैं ये निदेशक कहलाते हैं, इसके अधिकारी सचिव कहलाते हैं। ये 1997 में प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अलग अलग निदेशालय स्थापित किए गए। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्थापित हुआ बीकानेर में, और ये पॉइंट कह रहा है कि 1997 में इसको अलग कर दिया गया और वर्तमान में ये दोनों अलग अलग निदेशालय हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके जो निदेशालय हैं ये हैं 8, ये कितने हैं 8, और सचिवालय है केवल 1, सचिवालय केवल 1 है और निदेशालय 8 हैं। अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं देखना, कौन कौन से सचिवालय कौन कौन से निदेशालय हैं पहले ये समझते हैं। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में है, दूसरा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये भी बीकानेर में है, दोनों ही बीकानेर में है। तकनीकी शिक्षा निदेशालय ये जोधपुर में है। भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय ये आपका जयपुर में है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय ये भी जयपुर में है। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय ये भी जयपुर में है। राजस्थान पंचायती राज निदेशालय ये भी जयपुर में है। और सतत एवं साक्षरता निदेशालय ये जयपुर में है। यानी कि कुल 8 निदेशालय हैं। निदेशालय कितने हैं 8, सचिवालय कितने हैं 1, 8 हैं। इनमें से 2 बीकानेर में, 5 जयपुर में, 1 जोधपुर में, 2 बीकानेर में, 5 जयपुर में और 1 जोधपुर में, 5 और 1 6 और 2 8, टोटल 8 निदेशालय काम करते हैं। अब देखिए ये जो सचिवालय है ये ही इनसे कार्य करवाता है, ठीक है ना। तो निदेशालय कितने हुए 8 और ये कितना हुआ 1, तो मुख्य सचिव 1 हुआ, निदेशालय के निदेशक 8 हुए, ठीक है ना। इन 8 के अलावा इनके अतिरिक्त निदेशक भी होते हैं, तो वो डिटेल की चर्चा भी हम आगे करेंगे। देखिए प्रारंभिक और माध्यमिक में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, ये समझा देता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का होता है जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय देखता है। 1 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अपना होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो माध्यमिक शिक्षा का कार्य कौन देखता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे जो पढ़ते हैं, तो ये कार्य कौन देखता है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। इसके बाद में तकनीकी शिक्षा निदेशालय, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय, संस्कृत वाला, कॉलेज वाला, पंचायती राज और साक्षरता निदेशालय, इनको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की, इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की और बचे हुए सभी 8 निदेशालयों की। देखिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की देखरेख ये कर रहे हैं। प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक 6 से 8, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये प्रबंधन करने के लिए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 2 प्रकार की संस्थाओं की मदद लेता है, जिसमें एक हैं राजकीय संस्थाएं और दूसरी हैं स्वायत्त शासित संस्थाएं। और राजकीय संस्थाएं वो हैं जिन पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है और सरकार अपने फैसले लेकर के इनसे कार्य करवाती हैं। दूसरा है स्वायत्त शासित संस्थाएं। स्वायत्त शासित यानी कि इन संस्थाओं पर अपना खुद का अधिकार है, ये सरकार के प्रेशर में आकर कार्य नहीं करती हैं, ये खुद का निर्णय खुद लेती हैं। यानी कि इनको स्वायत्तता देने के पीछे की जो मंशा है वो ये है कि सरकारी दबाव में आए बिना ये अपना कार्य कर सकें, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, वो सरकार के दबाव में आकर के नहीं करवाता। तो ये भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और आज़ादी से कार्य करने के लिए स्वायत्त शासित संस्थाएं भी बनाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले राजकीय संस्थाओं को देखते हैं। देखिए निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर,
पहली राजकीय संस्था। दूसरी है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर में है। और डाइट ये प्रत्येक जिलों में है, तो 33 जिले हैं तो 33 डाइट्स हैं, ठीक है ना, ये प्रत्येक जिले में है। बाकी ये सब एक एक ही हैं, ये बीकानेर में है, ये बीकानेर में है, ये जयपुर में है, ये प्रत्येक जिले में होती है, ठीक है। इसके बाद में हम स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात करते हैं। तो स्वायत्त शासी में RSCERT ये उदयपुर में है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ये जयपुर में है। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर में है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल ये जयपुर में है। और राजस्थान मदरसा बोर्ड ये जयपुर में है। तो इनमें से 4 जो हैं वो जयपुर में है, एक है उदयपुर में, ठीक है। और ये दोनों की दोनों बीकानेर में है, एक जयपुर में है, एक प्रत्येक जिले में होती है। तो ये संस्थाएं हैं स्वायत्त शासी और ये हैं राजकीय। अब हम प्रत्येक राजकीय संस्थाओं के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे और प्रत्येक स्वायत्त शासित संस्थाओं के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की बात करते हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालय, एक तो ये वाले विद्यालय और दूसरे समस्त अन्य प्राथमिक विद्यालय, इनमें आपके जो प्राइवेट स्कूल वगैरह के सबके प्राथमिक विद्यालय आ गए। योजना बनाना, इनकी प्रशासन देखना, परीक्षाएं करवाना, प्रकाशन को देखना, राज्य एवं केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को लागू करवा देना। देखिए, राज्य एवं केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उनको भी यही विभाग लागू करवाता है, उनको लागू करवाना और शिक्षा से संबंधित इनके आंकड़े एकत्रित करना, ये सारे किसके काम हैं? ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कार्य हैं। 1997 में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये स्वतंत्र रूप से कब से कार्य कर रहा है? 1 जनवरी से, 1 जनवरी 1998 से, 1998, 1 जनवरी 1998 से ये कार्य कर रहा है, क्योंकि 1997 में तो इन दोनों भागों को अलग किया ही गया था। 1997 में इन दोनों को अलग किया गया और 1 जनवरी से ये डिपार्टमेंट अपना अलग कार्य कर रहा है, ये अलग कार्य कर रहा है। तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य कब से कर रहे हैं? 1 जनवरी 1998 से। अब देखिए, 2 अक्टूबर 2010 से ये सारी शिक्षा जो है ये पंचायती राज को सौंप दी इन निदेशालय की, और पैतृक विभाग जो है वो अब भी प्रारंभिक शिक्षा के पास ही रहा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय करके स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग में इनको मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ये संस्थाएं किसके अधीन कार्य करती हैं? स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करती हैं। पंजीयक शिक्षा विभाग की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, पंजीयक विभागीय परीक्षाओं का आयोजन, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। ये पंजीयक शिक्षा विभाग क्या करता है? ये सारे एग्जाम्स करवाता है और अंक तालिका वगैरह, मूल्यांकन वगैरह की घोषणा करता है, ठीक है। इसके बाद में निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा की बात करते हैं। तो ये निदेशालय जयपुर में है और ये क्या करता है? साक्षरता एवं जो शिक्षा के अभियान चलते हैं उनकी देखरेख करता है। देखिए, समझते हैं। संपूर्ण साक्षरता के कार्य जैसे साक्षर भारत अभियान, पढ़ना लिखना अभियान इत्यादि का क्रियान्वयन के लिए ये जो अभियान है, इन सभी अभियानों के कार्यक्रम के लिए ये संस्था कार्य करती है। इसके बाद में अगली जो संस्था है वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स, जो प्रत्येक जिले में है, यानी कि राजस्थान में 33 जिले हैं तो 33 डाइट्स हैं। ये क्या कार्य करती हैं? जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ये डाइट जो है ये सेवा से पहले ही प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। यानी कि जो प्रशिक्षु है, जो टीचर बनना चाह रहा है, उसकी सेवा शुरू होने से पहले और सेवाकालीन यानी कि सेवा के दौरान भी ये उनको प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थान है। ये प्रत्येक जिले में होती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है। क्या कहा है? लाइट हाउस। लाइट हाउस किसने कहा है? ये प्रश्न बनता है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने इसको लाइट हाउस कहा है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, पीछे में थोड़ा पीछे चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में शिक्षा का वास्तविक प्रबंधक कौन है?
राजस्थान में शिक्षा का वास्तविक प्रबंधक कौन है? तो निदेशालय है, ठीक है ना, निदेशालय। ये राजस्थान में शिक्षा के वास्तविक प्रबंधक कहलाते हैं। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर। अब हम स्वायत्त शासी की ओर चलते हैं। देखिए ये जो संस्थाएं हैं दो प्रकार की हैं, मैंने आपको बताया था, एक राजकीय संस्थाएं, एक स्वायत्त शासित संस्थाएं। राजकीय संस्थाओं में निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर, ये बीकानेर में है, और यह सभी प्रकार के प्राथमिक उच्च प्राथमिक वाले शिक्षणों को देखता है। पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं करवाता है। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर का जो विभाग है ये आपके साक्षरता के अभियानों को देखता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षु को सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। अब स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात करते हैं, जिसमें RSCERT उदयपुर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर और राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, इनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं RSCERT। RSCERT मीन्स राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में हम समझते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य NCERT करता है, यानी कि स्टेट लेवल पर जो कार्य NCERT करता है वही कार्य राज्य स्तर पर RSCERT करता है। शैक्षिक क्षेत्र में NCERT द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उन्हीं लक्ष्यों को देखिए, स्टेट लेवल पर जो लक्ष्य NCERT निर्धारित करता है वही लक्ष्य राज्य स्तर पर RSCERT करता है। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर। अब ये क्या करता है कि राज्य में देखता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर आवश्यकता क्या है, वहाँ पर हम अनुकूलन बिठा करके किस प्रकार से इसको लागू कर सकते हैं, तो वो उसमें एडजस्टमेंट करता है और जितना जितना लागू हो सकता है मैक्सिमम लागू करवाने की कोशिश करता है RSCERT, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से एक पूरा वीडियो बनेगा RSCERT के बारे में, डाइट के बारे में, ठीक है ना, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, एक ढांचा समझ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ ताकि वो थोड़ा समझ में आ जाए। दूसरा है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। देखिए इसका क्या कार्य है। ये संस्था प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर का विलय स्कूल शिक्षा परिषद में कर दिया गया है, जिसके अधीन राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। इसका विलय कर दिया गया है किसमें? स्कूल शिक्षा परिषद में। और वर्तमान में ये क्या कार्य करती हैं? समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभिक शिक्षा परिषद अभी वर्तमान में कर रही है। इसके अलावा राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के बारे में आप एक देख लीजिए। राजस्थान के दूरस्थ व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय युवक व युवतियों के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक एवं बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देना इसका कार्य है। गठन किया गया था 1987 में। ठीक है, अब देखिए पाठ्यपुस्तक मंडल, ये पाठ्यपुस्तकों का कार्यभार देखता है। राजस्थान इसकी स्थापना राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत हुई। ये स्वायत्त शासित संस्था है। यह संस्था 1 जनवरी 1974 को अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 1 जनवरी 1974 को यह अस्तित्व में आई थी। प्रारंभ में इसके द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की बुक्स ही बनाई जाती थी, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, मुद्रण किया जाता था और वितरण भी इसके द्वारा किया जाता था। 27 सितंबर 2010 से इससे कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों की जिम्मेदारी है वो मिली है। और ये कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण करता है, यानी कि प्रिंटिंग करता है और उनको विद्यालयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा एक और स्वायत्त शासित संस्था है राजस्थान मदरसा बोर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनकी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मदरसा बोर्ड जो है वो कार्य करता है। तो मदरसों में आधुनिक शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। मदरसों की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के बच्चों को दीनी तालीम प्रदान करना था, जिसके कारण यह बच्चे आधुनिक शिक्षा से वंचित रहे थे। 27 जनवरी 2003 में
राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासित संस्थाएं दोनों के बारे में पढ़ा। अब हम प्रारंभिक शिक्षा के संगठनात्मक ढांचे को समझते हैं। देखिए, इसमें किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री होता है मंत्रालय स्तर पर, फिर सचिवालय स्तर पर प्रमुख शासन सचिव होता है स्कूल शिक्षा में, और आयुक्त होता है स्कूल शिक्षा में, सचिवालय के बाद में आयुक्त, मुख्य आयुक्त। उसके बाद में निदेशालय स्तर के निदेशक होते हैं, फिर उनके साथ काम करने वाले अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक, और उसके बाद में लास्ट में आपका आता है जिला शिक्षा अधिकारी डीओ, जो प्रत्येक जिले में होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो मूल रूप से हमने आज जो अपना राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है उसमें से एक परिदृश्य प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के संगठनात्मक या संरचनात्मक ढांचे को हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके बाद अगला वीडियो आप देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा के लिए। इसी प्रकार अपना ये एक वीडियो का क्रम चलेगा, एक वीडियो की सीरीज चलेगी जिसे हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।